नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, कल या शनिवार को जेल से आएंगे बाहर। अरबाज और मुनमुन को भी मिली राहत। वानखेड़े की पत्नी ने लिखी सीएम उद्धव को चिट्ठी, बोली एक महिला की गरिमा से सरेआम हो रहा खिलवाड़, बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा नहीं होता। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, 5000 किलोमीटर तक दुश्मन को दे सकती है मात, भारत की ताकत से कांपा पाकिस्तान। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ट्वीट्स तक सीमित है, इसीलिए डूबी नहीं है भरोसे वाली पार्टी। पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आपने कसी कमर, 2 दिनों के दौरे पर पंजाब पहुंचे केजरीवाल, पार्टी नेताओं संग की बैठक। सबसे पहले बात आर्यन केस पर। आज आर्यन को बड़ी राहत मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन के साथ साथ मुनमुन और अरबाज को भी जमानत दे दी गई है। अब आर्यन कल या शनिवार को जेल से बाहर आएंगे। इस बार भी आर्यन के वकील ने कई दलील पेश की। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन अरबाज साथ थे, लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए। साजिश साबित करना मुश्किल है, लेकिन सबूतों का क्या, जिसके बाद दोनों तरफ के काफी देर तक बहस हुई और फिर कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है। डॉक्टर साहब, आर्यन को जमानत तो मिल गई, तो क्या ये कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। जमानत मिलना और केस से बरी हो जाना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है। अभी जिस तरह की धाराएं लगी हुई हैं, जिस हिसाब से उनको पकड़ा गया है, एनसीबी ये कह रही है कि इस शख्स की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रहा है। तो कोर्ट आज इस दलील को नहीं मानी कि इसकी जेल में आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। पिछले कई दिनों से आर्यन को जमानत के लिए उनकी पूरी लीगल टीम काम कर रही थी, लेकिन आज जो सबसे बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक जो मुकुल रोहतगी ने खेला, वो ये कि पिछले हर बार जो सुनवाई होती थी तो उसमें तो सिर्फ यही कहा जाता था कि भाई हमारा जो क्लाइंट है उसके पास से कुछ मिला नहीं, लेकिन जमानत जिसके पास ड्रग्स मिला उसको भी दी गई है। अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स 6 ग्राम मिले थे, लेकिन उसको भी जमानत दे दी गई। वो इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मुकुल रोहतगी का एक पूरा जो इसको नैरेटिव था कोर्ट के सामने जो उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरा जो क्लाइंट है वो डायरेक्टर है फिल्म का, वो कोई ड्रग माफिया नहीं है, उसमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। और ये जो केस है वो केस ऐसा ही है कि कुछ यंग लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं जुलते हैं, वो कहते हैं कि चलो भाई हम मिलने जुलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, और किसी के पास ये सामान निकल गया। तो एक यूथ में जिस तरीके से आदमी एंजॉयमेंट करने के लिए इस तरह से जाता है, कैजुअल तरीके से उन्होंने इस पूरे केस को रखा और ये कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है, कोई हमारा जो क्लाइंट है वो कोई ड्रग पेडलर्स नहीं है, यंग लड़के हैं लड़कियां हैं, इन लोग बस एक तफरी मारने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये लोग गए थे और इसके लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आमतौर पे इस तरह के केसेस में बेल मिल जाते हैं जी। लेकिन एनसीबी लगातार इस बात को कह रही है कि इन लोगों के रिश्ते इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से है। अब जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी समीर वानखेड़े से मुक्ति नहीं मिली है। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ साफ बता दिया गया है, ये सूत्र साफ साफ बता रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में समीर वानखेड़े को बॉलीवुड के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है उसमें हटाया नहीं जाएगा। तो अब कोर्ट से राहत मिल गई। अब एनसीबी अगला क्या कदम उठाती है उस पर ये सारा डिपेंड करेगा कि आगे इस केस में क्या कार्रवाई होती है। जी डॉक्टर साहब,
अब खबर आर्यन केस में कोर्ट के बाहर शुरू हुई नई जंग पर। कोर्ट के अंदर आर्यन की बेल पर युद्ध हुआ तो कोर्ट के बाहर केपी गोसावी वानखेड़े के परिवार को लेकर जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ उद्धव सरकार ने एनसीबी के गवाह केपी गोसावी को गिरफ्तार करवा दिया है। केपी गोसावी को पुणे पुलिस ने 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट किया है, तो दूसरी तरफ वानखेड़े की पत्नी ने नवाब मलिक के खिलाफ उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि शिवसेना के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक तरफ केपी गोसावी की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ वानखेड़े उद्धव सरकार को चिट्ठी लिखती हैं। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, बिल्कुल सही है, पीड़ा है उनके अंदर। एक सरकारी अधिकारी अपना काम कर रहा है और सूबे का एक मंत्री उनके पारिवारिक जीवन की बखिया उधेड़ रहा है, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कभी सर्टिफिकेट फर्जी बता रहा है, कभी शादी फर्जी बता रहा है, कभी उसके ऊपर कुछ और आरोप लगते हैं, कभी कुछ और आरोप लगते हैं, कभी बहन को घसीटा जाता है, कभी उनकी वाइफ को घसीटा जाता है। ये किस तरीके का खेल हो रहा है? और वानखेड़े की जो पत्नी है, उन्होंने पत्र लिखा भी तो क्यों लिखा जी? ये मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई, जब मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और चीफ मिनिस्टर वो ये कह रहे हो कि एनसीबी जो है चिमटे भर गांजे को सूंघ रही है, तो आप किससे न्याय की उम्मीद लगाते हैं? आप पत्र इस तरह की अर्जी, इस तरह की गुहार कहां लगाते हैं? जहां से न्याय की उम्मीद हो, जहां आपको लगे कि भाई यहां से कुछ राहत मिल सकती है। नवाब मलिक को रोकने की हिमाकत महाराष्ट्र के किसी भी नेता को नहीं है। इस आदमी की वहां तूती बोलती है वो इसलिए, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, आप किसी की पत्नी, किसी की बहन, उसके ऊपर इस तरह से कटाक्ष करें, वो भी एक ऐसे मसले में जिससे आपका कोई लेना देना ना हो जी। कोर्ट में शाहरुख खान के तरफ से ये कह दिया गया कि हमारा इससे नवाब मलिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप निकाहनामा निकाल के ले आते हैं। भाई, एक सर्टिफिकेट आपने दिया, एक सर्टिफिकेट उधर से भी आ गया, अब कीजिए क्या करना है। तो इस तरह से राजनेता अगर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के सब जुडिस मसले के ऊपर नाक घुसेड़ते हैं, इससे डेमोक्रेसी कमजोर होती है। कानून, न्यायपालिका, सब चीज़ों का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि नवाब मलिक के खिलाफ न शरद पवार ने एक शब्द कहा, न सोनिया गांधी ने कहा ये लोग सरकार चला रहे हैं, ना ही उद्धव ठाकरे ने कहा। मैंने क्या कहा जाए इसको कि आप एक तो गलत काम कर रहे हैं और कुछ लोग उस गलत काम को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात भारत की एक और कामयाबी की कर लेते हैं। देश की सबसे ताकतवर मिसाइल कही जाने वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। मिसाइल के परीक्षण के साथ ही दुनिया के कई देश इसके लक्ष्य की जद में आ गए हैं। डीआरडीओ ने पहली बार उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से रात में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 का ये 8वां सफल परीक्षण है। इसके साथ ही भारत इस तरह की मिसाइल विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अभी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें थी। इस मिसाइल से एशिया के कई शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं इस परीक्षण ने पाकिस्तान की नींद भी उड़ा दी है। डॉक्टर साहब, दुश्मन को कितनी क्षमता के साथ ये मिसाइल भेज सकती है, उन्हें मात दे सकती है, साथ ही भारत के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और ये इसलिए कि ये उस रेंज का मिसाइल है जिसको आप कह सकते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM है ये। और ये करता क्या है? ये न्यूक्लियर डिलीवरी भी कर सकता है और ये एक जगह जाकर के मल्टीपल टारगेट्स को 100-200 किलोमीटर के रेंज में उस पर हमला भी कर सकता है जी। और इसके जद में पूरा चीन आ गया है। पाकिस्तान की तो कोई मुराद ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारे छोटे मोटे मिसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं है जी। ये दरअसल चीन के अंदर दहशत फैलाने के लिए है। और जिस तरीके से हमारा जो विकास हुआ है मिसाइल्स का, हम टॉप, जिसको कह सकते हैं कि क्लब ऑफ 5
उन मुल्कों में शामिल हो गए हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। 5000 किलोमीटर कम नहीं होते। और मैं आपको बता दूं, इसके पीछे पीछे और भी अग्नि मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, जिसका रेंज 6000, 8000, 10000 तक जाने वाला है। मतलब ये कि ये कामयाबी उन साइंटिस्टों की है, DRDO के उन महान सपूतों की है, जो लगातार इस फील्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और दुश्मनों के कलेजे में दहशत फैला रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब खबर कांग्रेस के खिलाफ आई ममता पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस पार्टी भरोसे लायक पार्टी नहीं है। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कांग्रेस पर वार करते हुए लिखा गया है कि कांग्रेस ट्वीट्स तक सीमित है। कांग्रेस ने गठबंधन बनाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। 2014-2019 लोकसभा में कांग्रेस डूब गई। देश के लिए आंदोलन करने की बजाय कांग्रेस अपनी ही समस्याओं से परेशान है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने कांग्रेस की आपसी कलह पर ही चुटकी ले ली है, क्या कहेंगे? देखिए, ये ममता बनर्जी की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति, या यूं कहें कि तमाम विपक्ष की राजनीति, उसका जो कंट्राडिक्शन है, उसका ये नतीजा है। ममता बनर्जी को छटपटाहट है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को बंगाल के अंदर शिकस्त दे दी, उस तरह से वो पूरे देश भर में वो कर सकती हैं। उनका अगला एम्बिशन टीएमसी का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये टीएमसी नेशनल होने जा रही है, इसलिए वो गोवा जा रही है जी। तो गोवा जब वो पहुंची तो वहाँ पहले ही लग गया जय श्री राम जय श्री राम, जिससे उनको बहुत चिढ़ है जी। अब वहाँ जाने से पहले ही उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया। गोवा में तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन आप वहाँ जा रही हैं तो आपको कांग्रेस के ऊपर भी हमला करना पड़ेगा। यही कंट्राडिक्शन है। आप लाख बात करो कि एक महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ बनाएंगे, तो उसमें समाजवादी पार्टी नहीं होगा क्या? समाजवादी पार्टी के साथ आपका यूपी में गठबंधन नहीं है। बिहार में तेजस्वी की वजह से वहाँ पे आपने एक ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार को बिठा दिया, उससे कांग्रेस बिहार में भी अलग हो गई जी। तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी को बाईपास करके प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोग रही हैं ममता बनर्जी, उनको तो इनसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तब तो वो आगे जा सकती हैं। जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, जो काम तेजस्वी ने किया, वही काम ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी क्यों ऐसा कह रही हैं? उनके मुखपत्र में ऐसी क्या बात वो चाह रही हैं? और ये तो अजीबोगरीब कहानी है। मैंने मूर्खता का ये कि ये पराकाष्ठा है कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को हटा के ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके उनके पीछे पीछे लाइन लग जाए। भाई ऐसा होता नहीं। तृणमूल कांग्रेस तो अभी बंगाल की एक रीजनल पार्टी है, उनको अलग अलग राज्यों में जाकर के दिखाना होगा। और नेशनल पार्टी का तगमा इसलिए चाहिए उनको, इसलिए देखिए अभिषेक बनर्जी वो त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं जी। 4 राज्यों में आपको सर्टेन कंडीशंस हैं, उसकी वजह से आप बन जाते हैं। तो गोवा भी छोटा राज्य है, तो वहाँ भी इन्होंने एक एक्स सीएम को तोड़ा और वहाँ पे वो कर रही है। तो खैर ये शुरुआत है, लेकिन ये कह देना कि ट्विटर की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो ये खबर जो इससे निकल यही रही है कि मोदी के खिलाफ 2024 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई महागठबंधन नहीं बनने जा रहा। और इससे आगे यूं कहें कि ममता बनर्जी का नेतृत्व ही छोड़ दीजिए, किसी भी शख्स के नेतृत्व में कोई महागठबंधन अब बनता नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ वो दिल्ली आई थी और ये कही थी कि हर महीने वो दिल्ली आएंगी और हर महीने मीटिंग करेंगी और मोदी के खिलाफ 2024 के लिए गठबंधन बनाएंगी, तो 3 महीने बीत गए। ममता बनर्जी जो गई हैं वो दिल्ली नहीं आई, वो गोवा जा रही हैं। तो गोवा में वहाँ की जनता जय श्री राम के साथ इनको स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर केजरीवाल के पंजाब में नए गेम प्लान पर। किसानों को जरिया बनाकर केजरीवाल पंजाब चुनाव का रास्ता साफ कर रहे हैं। अब केजरीवाल की पार्टी पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी के चलते आज केजरीवाल पंजाब पहुंचे और पंजाब इकाई के प्रमुख भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, राघव चड्ढा के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में जो फूट है और कमजोर स्थिति है, उससे क्या केजरीवाल अपनी स्थिति को पंजाब में मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं? देखिए, वो पंजाब में मजबूत हो चुके हैं और जो कांग्रेस पार्टी की जो कलह है, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान अगर कोई पहुंचानेगा वो है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जो वहाँ पे बहुत ही सशक्त रूप से जो है वो मजबूत होती चली जा रही है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में विलुप्त हो गई और आम आदमी पार्टी यहाँ की मुख्य पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो वही हाल पंजाब में भी होता दिख रहा है और इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। तो ये तो कहानी ओवरऑल पॉलिटिक्स की है। लेकिन ये केजरीवाल जो है ये क्रेजीवाल है। वो इसलिए कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नजर नहीं आया। दिल्ली में ये बड़ा पूछता रहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जरा बताओ। ये मोदी जी तो नहीं बनेंगे। मोदी जी से हमें कोई आपत्ति नहीं, मोदी जी को अटैक भी नहीं करता, लेकिन वो पूछता रहता है कि भाई दिल्ली में सीएम कौन बनेगा। जब बीजेपी घोषणा नहीं करती है तो ये जो है गोयल साहब की तस्वीर लगा करके बताते हैं कि ये बताओ कि गोयल बेहतर या केजरीवाल बेहतर। तो पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उनके सामने है वो वही सवाल है जो दूसरे से वो पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। मैंने केजरीवाल क्यों कहा वो भी समझ लीजिए। पिछली बार इसने घोषणा नहीं की थी जब असेंबली इलेक्शन थे, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि बाद में मालूम चला ये जो अपने कविराज हैं जो केजरीवाल के बड़े मित्र हुआ करते थे, कुमार विश्वास, उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के अंदर ही फूट डाल करके ये घोषणा करवाना चाह रहे थे कि सब लोग ये कह दो भाई केजरीवाल बन जाए। पंजाब में ड्रग्स और भ्रष्टाचार से वो ख़त्म करने के लिए हमें केजरीवाल ही चाहिए। लेकिन ये भांडा फूट भी गया और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती भी नहीं, इनको दिल्ली में ही रहना पड़ा। अब दिल्ली में ही बैठ कर के ये ऐड बना रहे हैं, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करना। तो ये फिल्मी ये केजरीवाल जो है ये पंजाब में जाकर के इसकी स्थिति तो बेहतर हुई है, लेकिन पंजाब के अधिकांश लोगों का भरोसा केजरीवाल में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर जिन लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा, उन्होंने बहुत ही होशियारी से एक बात कही कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी दोनों एक हैं और ये दोनों मिलके पंजाब को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये जो खालिस्तानी वर्ड है ये केजरीवाल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि केजरीवाल के बहुत सारे समर्थक, मतलब ये कह लीजिए कि जो विदेश में रहने वाले जो खालिस्तानी लोग हैं उनके सबसे पहले चॉइस अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है ये पता करना कि खालिस्तानियों को इस आम आदमी पार्टी से इतना लगाव क्यों है। ये आगे चल कर के पंजाब के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सटीक और बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।